क्या कर रहे हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर। GNM फर्स्ट ईयर? यस सर। पहला पैर आपने रखा है? Yes, sir. पैरामेडिकल सर्विसेज में आप लोग? यस सर। आप कहाँ से आए? चलो बहुत बढ़िया है। तो आज हम लोग वाइटल ऑर्गन्स पे बात करेंगे। किस पे? वाइटल ऑर्गन। आप बताइए कितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में? 5। बताइए। 10 बताइए कौन कौन से? टेम्परेचर, पल्स, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, पेन। पेन। मैंने आपसे कहा कि वाइटल ऑर्गन्स कितनी होती हैं? ये ऑर्गन है क्या? मोड PPR। दूसरा कोई बताए वाइटल ऑर्गन्स कितनी होती हैं? हाँ बोलिए। हार्ट है? स्किन? नो जी, स्किन वाइटल ऑर्गन नहीं है। हार्ट, लंग, किडनी। ब्रेन, लिवर, किडनी। यस सर। तो अब हम लोग सही आए कि हम सबके शरीर में, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे नाइजीरियन हो, चाहे अमेरिकन हो, 5 वाइटल ऑर्गन्स मिलके हमारा शरीर बना होता है। कौन कौन सी बोली? हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन। किसी भी आदमी को चोट लग जाए, उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कान कट जाए, नाक कट जाए, तो मरेगा नहीं। क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। क्योंकि इनमें से कोई भी वाइटल ऑर्गन नहीं है। पर अगर एक भी वाइटल ऑर्गन रुक जाए तो मरीज की मृत्यु हो जाएगी। हार्ट जब से हम पैदा होते हैं और जब तक जिंदा रहते हैं तब तक धड़कता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको हार्ट कहे भाई जरा 15 मिनट सो लेने दो, हम धड़केंगे नहीं तो क्या होगा? चले जाएंगे ऊपर। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लंग कहे कि भाई जरा सा 20 मिनट सो लेने दो, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। 1 मिनट अगर एस्फिक्सिया होता है, हम पानी में डूबते हैं, स्विमिंग पूल में डूबते हैं, सांस नहीं मिलती, तो एक 60-70 सेकंड के बाद हम लोगों को दिक्कत होने लगती Yes, है। sir. ठीक है। गुर्दा, किडनी, अगर किडनी कहे कि भाई हमको सो लेने दो, हम पेशाब नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन नहीं प्रॉपर्ली हाँ? हो पाएगा। फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं अल्ट्रा होगा। फिल्ट्रेशन नहीं होगा, पैरों में सूजन आने लगेगी। आप पानी पियोगे 2 लीटर, निकलेगा नहीं, तो 2-4 दिन में शरीर का वजन बढ़ने लगेगा, पीडल एडिमा होने लगेगी, फेशियल पफिनेस होने लगेगी, हाथों पैरों में सूजन आ जाएगी, ब्लड यूरिया बढ़ेगा, सीरम क्रेटिनिन बढ़ेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस समय हम लोगों को क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। क्यों? कारण होगा डेथ का वॉल्यूम ओवरलोड। क्या कारण होगा? हमारे शरीर में कईयों लीटर पानी भर गया जिसकी निकासी नहीं हो पा रही, तो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। अगली ऑर्गन आई हमारी लंग्स। कौन सी आई? लंग्स कितना सेंसिटिव है। हमने कोविड-19 में देखा कि जो कोविड-19 का वायरस था वो लंग्स में चला जाता था। नोजोकोमियल इन्फेक्शन है ना, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। किसी ने खांसा, छींका तो वातावरण में वो इन्फेक्शन चल रहा है, हमने भी सांस ले ली, हमारे अंदर चला गया और वो अपर रेस्पिरेटरी गले से जाके लंग को उसने डैमेज कर दिया। जब डैमेज कर दिया तो लंग के जो रस्ते होते हैं जिनको एल्वियोल्स और ब्रोंकियोल्स कहते हैं, उनमें सूजन आ गई। क्या आ गई? सूजन आ जाने से अंदर हवा और ऑक्सीजन नहीं जा रही है। जब नहीं जा रही है तो क्या हो रहा है कि लंग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हवा नहीं मिल रही है, और लंग अपना काम नहीं कर पा रहा है। उसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन है जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया, संक्रमण आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वायरस ने उसको खराब कर दिया। तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने को क्या कहते हैं? डीसैचुरेट हो गया मरीज, है ना, कि होना चाहिए 100 रह गया 60। जब 60 SpO2 रह गया और कई घंटे 60-70 चलेगा SpO2, तो क्या होगा कि जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सब में हाइपोक्सिया होने लगेगा। ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, लिवर को, किडनी को, लंग को, हार्ट को, बॉडी को, सबको कम मिलेगी। जब कम मिलेगी तो बॉडी के टिश्यू हाइपोक्सिक इंजरी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? हाइपोक्सिक इंजरी में। कि कम ऑक्सीजन के कारण वो मरने लगेंगे, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि खड़े खड़े आदमी बात कर रहा है और धड़ाम से गिर के उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया ऑफ द टिश्यू होने लगे। हार्ट की मसल, मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिलेगा, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस तरीके से ये चीजें हमने कोविड-19 में देखी। अगली वाइटल ऑर्गन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा हार्ट। क्या है? हार्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसका काम है, वो पंप के समान है। वो पूरे शरीर में रक्त को एक समान सर तक और पैर की छोटी उंगली तक कैसे पहुंचाए, ये हार्ट का काम है। हार्ट में
एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट जैसे ही हमारा मरीज आता है तो हम लोगों को उसका ब्लड प्रेशर क्यों नापने को कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। और हमारे देश में जो मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक 5 बीमारियां, किस चीज के मरीज आपको रोज ओपीडी में मिलते हैं बताइए? हार्ट की, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, और बताइए? टीबी, थायराइड के, और बताइए? टीबी, टीबी के मरीज मिलते थे, अब मिलने कम हो गए हैं, है ना? शहरों में टीबी के मरीज मिलने कम हो गए हैं। तो हमने ब्लड प्रेशर की बात कर ली, दूसरा हार्ट की बीमारी की बात कर ली। एंजाइना होता है, चलते हैं तो सांस फूलती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई। दूसरा डायबिटीज की बीमारी हो गई। जब डायबिटीज की बीमारी आई तो किडनी की बीमारी आई कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो गुर्दा कमजोर होने लगता है। गुर्दा कमजोर होने के क्या लक्षण होते हैं कि आदमी को उसके चेहरे पे सूजन आएगी, पैरों में सूजन आएगी और पेशाब से प्रोटीन आने लगेगा। क्या होगा? प्रोटीन आने लगेगा। उसको प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हार्ट की बात हो गई, ये हमारी किडनी की बात हो गई। अब लिवर की बात करते हैं। अगर लिवर हमारा कमजोर हो जाता है तो हमारी पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है, डाइजेशन ठीक नहीं होता है, जॉन्डिस होने लगती है। मरीज क्या शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल भूख नहीं लगती, सुबह से शाम तक खाना देखने का मन नहीं करता। तो ये लिवर की बीमारी है। तो लिवर की बीमारी का आंकलन करना पड़ेगा, लिवर फंक्शन टेस्ट करा के, फाइब्रो स्कैन करा के कि लिवर में क्या प्रॉब्लम है। फैटी लिवर तो नहीं है, सिरोसिस ऑफ द लिवर तो नहीं है, कहीं उस आदमी को हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं होगा जिसके कारण लिवर में कमी आ रही है। क्या रिवर्सिबल फैक्टर है, क्या नॉन रिवर्सिबल फैक्टर है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी कि क्रोनिक एल्कोहलिक तो नहीं था कि उसने 30 साल 20 साल शराब पी के तो अपना लिवर नहीं खराब कर लिया। इसके बाद हमारी अगली वाइटल ऑर्गन आई जिसको लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स। लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब से हम पैदा हो रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, अंत तक सांस ले रहे हैं। लंग्स पॉल्यूशन से दिन भर खराब भी हो रहे हैं। जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, जिस पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हम मजदूर हैं, हमारा काम है कि हम सीमेंट की फैक्ट्री से सीमेंट की बोरियों को कार पे या उस पे ट्रक पे ला देंगे, तो आप समझिए कि पूरी ज़िंदगी के 20 साल जितनी बार हमने सांस ली है, अपने हर सांस के साथ सीमेंट को अंदर इनहेल किया। अगर हमने लगातार चिलम पी है, तंबाकू खाया है और सिगरेट पी है, तो हमने हर बार दिन में कई बार हमने निकोटिन और ऐसे मादक पदार्थों को लंग में सेवन किया है। अगर हम ऐसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ खूब सारा कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं है और गैसेस का धुआं है, तो हमने पूरी ज़िंदगी हम अपने लंग्स के अंदर वो टॉक्सिसिटी भरी है। इस तरीके से ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया। अगर हम एस्बेस्टर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ एस्बेस्टर की टिनें बनती हैं, उन लोगों को लंग की बीमारी हो जाती है। तो ये सब हमको पूछना है अपने मरीज से, तब हमको समझ में आएगा कि उनकी लंग की क्या सिचुएशन है। जनरली 2 चीज़ें बस इसमें मैं बताना चाहूँगा। एक होता है हमारे लंग में सांस फूल रही है, निबुलाइज करा दो, हमेशा होता है ना। तो निबुलाइज क्यों कराते हैं, कोई बताएगा? एक्सेल इनहेल प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, इसलिए निबुलाइज कराते हैं क्योंकि निबुलाइजेशन में एक ऐसी दवा होती है जो सांस के रास्ते को चौड़ा कर देती है। क्या कर देती है? उसको कहते हैं ब्रोंको डायलेटेशन। क्या कहते हैं? तो अभी सांस जा रही है छोटे रास्ते से तो कम जा रही है, अगर हमने उसको चौड़ा कर दिया तो ज़्यादा जाएगी। हमारी सांस सीटी जैसी जो आवाज़ आ रही है, जिसको ब्रोंकोस्पैज्म कहते हैं, वो रिलीव हो जाएगी। ठीक है, अब जो ब्रोंको डायलेटेशन की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, या ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ये 2-3 तरीके से हो सकता है। एक, कोई आदमी एलर्जिक है किसी चीज़ से, मौसम बदला, धूल उठी, अगरबत्ती का धुआं उठा, कोई सेंट परफ्यूम हुआ तो एकदम से लोगों को खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कह देंगे। क्या कह देंगे? अगर कोई आदमी ये कहता है कि भैया हमें याद पड़ता है जब से ये बच्चा हमारा छोटा था, 3 साल का था, तब से इसकी सांस बराबर फूलती है, कई बार डॉक्टर के पास ले गए तो अपना नेबुलाइजर लगा देते हैं, एक आध डॉक्टर ने तो पंप भी लिखा और फिर ठीक हो जाता है, फिर ठीक चलता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, तो इसको कहोगे ब्रोंकियल एस्थमा। क्या कहोगे? ब्रोंकियल एस्थमा। इट इज सिंस चाइल्डहुड, ये पैदाइश से होता है जिसको ब्रोंकियल एस्थमा होता है, इट इज सिंस बर्थ। उसके बाद तीसरी बीमारी आदमी बताया कि भाई तो ठीक ठाक थे, बीड़ी इन्होंने पीना शुरू किया 18 साल की उम्र से और 25-26 साल की उम्र में पहली बार इनका अटैक आया, सांस बहुत फूली, तब से डॉक्टर इनको बीच बीच में पंप दे देते हैं। तब उसको कह दोगे दमा की बीमारी कह दोगे, जिसको हम लोग COPD कहते हैं। क्या कहते हैं? COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आजकल उसको COAD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? COAD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एल्वियोलर डिजीज। ठीक है, तो ये छोटा छोटा लंग के बारे में हो गया। अब लास्ट वाइटल ऑर्गन बची हमारी कौन सी? ब्रेन। तो ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है। ब्रेन का क्या काम होता है कि जैसे आओ बेटे इधर आओ, है ना,
घड़ी तो बड़ी अच्छी पहने हो हैं? क्या हुआ? पेन हुआ। कितना ज्यादा है ना? तो वहाँ ठीक है, इनमें पता लगा तो मजबूत ज़्यादा हो, तो मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको पेरिफेरल पेन दिया। तो पेरिफेरल पेन जैसे ही नाखून में दिया तो मुंह से आवाज़ निकली, आ सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनको दर्द हुआ, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गई, अरे भाई कुछ हो रहा है गड़बड़। तो ब्रेन ने कहा, अरे भाई हाथ पीछे खींचो और चिल्लाओ। तो इन्होंने हाथ पीछे खींचा और चिल्लाया, तो इसका मतलब इनका ब्रेन काम कर रहा है। इनके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस 5/5 है, इंटैक्ट हैं। अगर हम एक मरीज़ जो बुजुर्ग है, बेहोश है, कोमा में है, उसको अगर हम ये रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो हो सकता है ये रिस्पॉन्सेज उनको ना मिले या कम मिले। तो उस तरीके से हम आंकलन करते हैं कि ब्रेन का परसेप्शन कितना है, ब्रेन कैसे काम करे। अगर ओपीडी में चलता फिरता मरीज़ आया, तब हम उससे पूछेंगे क्या आप टाइम, प्लेस एंड पर्सन के लिए ओरिएंटेड हैं। इसका मतलब, बाबूजी कितना बजा है, दिन है कि रात है, किसके साथ आए हो, किस रंग का अपना पैंट पहने हो, किस गाड़ी से चल के आए हो, पिछली बार कब हमारे पास दिखाने आए थे, क्या खाया था सुबह नाश्ते में। तो ये सब चीज़ें पूछने से पता लगता है कि उस व्यक्ति का ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं। 1 मिनट लगता है, आपने इतनी बातें पूछ ली। यस सर। तो ये ओरिएंटेड आदमी हो गया। पर अगर आदमी बिस्तर पे लेट के आया है और अपनी बात नहीं बता पा रहा है, तो उसको कहते हैं डेलीरियम। क्या कहते हैं? डेलीरियम। डेलीरियम का दूसरा नाम होता है एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। क्या होता है? एक्यूट कंफ्यूजनल कि स्टेट। आदमी बताएगा, भाई कल तक तो ये बढ़िया थे, अपना सौदा लेने गए और घर का सारा काम किया, पेड़ों में पानी डाला, आज सुबह से उल जलूल बातें कर रहे हैं। तो उसको कहा जाएगा डेलीरियम या एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। अब आपको पता लगाना होगा कि ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, और ये वाइटल ऑर्गन गड़बड़ क्यों कर रही है भाई, इसने अपना काम कल तक तो किया, आज क्यों नहीं कर रही है। तो फिर ये शुरू होगा कि भाई ये वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो रही है, देखो कि क्या ऐसे कारण बन सकते हैं जिसमें ब्रेन में प्रॉब्लम आए। कोई बता पाएगा ब्रेन के क्या क्या कारण बन सकते हैं? सर नर्व प्रॉपर्ली वर्क नहीं हाँ? करेगी। पहला इन्होंने बताया हेड इंजरी, कि ये कहती हैं कि अगर सर में चोट लग जाएगी, कोई गिर जाएगा बिना हेलमेट पहने स्कूटर से, या सर में कोई डंडा मार देगा, तो ब्रेन के अंदर सूजन आ जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसके कारण आदमी के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल सही, एक बात हो गई। दूसरी बात आई कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो भी ऐसा होगा। तीसरी बात आई कि स्ट्रोक हो जाएगा, तो भी ऐसा होगा। तो ये तीनों कारण न्यूरोलॉजिकल हो गए। चौथा कारण, ब्रेन में 3rd और 4th वेंट्रिकल होती है, उसमें CSF भर जाएगा, तो हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, जिसको NPH कहते हैं नॉर्मल, तो भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा और कॉजेज क्या हो सकते हैं? इन्फेक्टिव कॉजेज। अगर हमको TB हो जाए दिमाग की, तो उसको कहेंगे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो भी ब्रेन में सूजन आ जाएगी, आदमी ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए ब्रेन में कैंसर हो जाए, तो भी कैंसर ब्रेन में दबाव डालेगा, तो भी ऐसे ही आदमी बिहेव करेगा। फ्रंटल लोब ट्यूमर्स में इस तरीके से आदमी बिहेव करता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें ब्रेन में संक्रमण हो या ब्रेन में प्रेशर इफेक्ट आ जाए, तो भी आदमी इस तरीके से बिहेव करेगा। तीसरा कारण, मेटाबॉलिक बीमारियां। अगर मान लीजिए कि हमारे लिवर में कमी आ जाए, तो जब लिवर फेल करेगा तो ब्लड में अमोनिया गैस बढ़ जाएगी, और अमोनिया गैस के अंदर ताकत होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो जैसे ही अमोनिया बढ़ेगा तो आदमी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के कारण गफलत की बात बोलेगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमने CT-PT सब करा लिया, कुछ नहीं निकला, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लिवर गड़बड़ कर रहा हो, अमोनिया बड़ा निकल गया, आपकी डायग्नोसिस बन गई। तीसरा कारण, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के बाद किडनी की वजह से भी ऐसा होता है कि अगर आपका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बड़ा होगा, तो भी आदमी गफलत में चला जाएगा। तो आप यूरिया क्रिएटिनिन करा करके, अल्ट्रासाउंड करा के, किडनी का साइज देख के, क्रोनिक किडनी डिजीज की हिस्ट्री है कि नहीं, ये सब देख के भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा वाइटल ऑर्गन से सारी जिंदगी आपके पास मरीज आएंगे, रोज आपको मरीज देखना है। हर मरीज में आपको क्या देखना है? आपको यही देखना है कि भाई इसको ठीक करके कैसे घर भेजना है। ठीक कैसे करोगे? उंगली में बीमारी नहीं होती, घुटने में भी बीमारी नहीं होती, कान में भी बीमारी नहीं होती। जब मरीज सीरियस होता है और अस्पताल आता है, तो जनरली किसी वाइटल ऑर्गन में बीमारी होती है, और मृत्यु भी वाइटल ऑर्गन की कमी से ही होती है। नाखून किसी का नोच लो तो मृत्यु नहीं होगी, घुटने से पैर काट दो तो भी मृत्यु नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि हमें मिस नहीं करना है। इन 5 वाइटल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द हिस्ट्री लेनी है, इनके इर्द गिर्द पुराने रिकॉर्ड्स तलाशने हैं, अपनी बेसिक चीज़ें देखनी है कि किडनी की बात है तो यूरिया क्रिएटिनिन क्या कह रहा है, लिवर की बात है तो LFT अमोनिया क्या कह रहा है, ब्रेन की बात है तो CT हमारा हुआ कि नहीं हुआ, लंग की बात है तो हमने एक्सरे करके देखा कि लंग में कोई पानी तो नहीं है, प्लूरल एफ्यूजन तो नहीं है, कोई निमोनिया का पैच तो नहीं है। अगर हार्ट की बात है तो हमने ECG करवाया कि नहीं, इको करवाया कि नहीं। अगर हार्ट अटैक की बात है तो ट्रोपोनिन T की जाँच कराई कि नहीं कराई। इस तरीके से अगर हम मेटिकुलसली चलेंगे तो जीवन में अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ बन पाएंगे। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई हमारा तो इतना काम है कि BP, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट
स्ट्रेट की मॉनिटरिंग कर देना, तो आप अच्छे कभी भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बन पाएंगे। मरीज में समय दीजिए, 15 मिनट लगाइए। एक लास्ट चीज, पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि जब भी आपके पास बुजुर्ग मरीज आवे तो उससे कहिए बाबूजी माताजी जो जो दवाएं खाते हो सब अपनी पुड़िया सामने रख दो, उनका लिखे ले दे। तो बहुत बार आप देखोगे कि वो आदमी 3 डॉक्टरों को दिखा रहा है और तीनों ने एक एक कैल्शियम लिखी और कैल्शियम की एक ने 3 गोलियां खा रहा है। गैस की पैंडी 3 डॉक्टरों ने लिख दी कि भाई बूढ़े आदमी है, गैस बनती है 3, तो सबसे पहले ये लिख लो। उसके बाद अपने डॉक्टर के पास जाके कहो सर देखिए ये तो एक जैसी कई दवा खा रहे हैं, तो डॉक्टर उन दवाओं को कम करेंगे। इसको कहते हैं, नया शब्द है, बोलिए, डी प्रिस्क्राइबिंग। दवा प्रिस्क्राइब करने को कहते हैं, एक डॉक्टर ने लिख दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, हमें उसको कम करना है तो उसको कहा जाएगा डी प्रिस्क्राइबिंग। तो हमें डी प्रिस्क्राइबिंग करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ये तब होगी जब हम प्रॉपर हिस्ट्री लिखेंगे और लिखेंगे 13 दवा खा रहे हैं, फिर डॉक्टर देखेगा कि 13 दवा किस चीज़ की है, जो दवा डुप्लीकेट हो रही होंगी उनको कम करेगा। इससे उसके लिवर और किडनी पे जो बोझ पड़ रहा है वो बचेगा। ठीक है जी, चलो और कोई सवाल? थैंक यू। Thank you, sir.